हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंह एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करियर टॉक्स एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडियन जो आर्मी इंडियन फोर्सेस है उसमें कितनी तरह की फोर्सेस हैं, कि आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके प्रॉन्स है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है हमारी पार्लियामेंट्री फोर्सेस में। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो कितने तरह की होते हैं। बेसिकली हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो 7 तरह की होते हैं। एक होते हैं AR BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG एंड SSB। ये सारी हमारी 7 तरह की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होते हैं, जो जिनके ऊपर हमारी सेंट्रल मतलब हमारी मेन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल होता है इन सारी 7 फोर्सेस पे, और वो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टर्म्स। हम इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्स वाली जो टर्म है उससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैव आल्सो रिक्रूट फॉर वेरियस पोस्ट टाइम टू टाइम फॉलोइंग अदर 5 सेंट्रल फोर्सेस आर्म पुलिस फोर्सेस व्हिच कम अंडर द पर्व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस। अब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम ऑफिस है उसके अंदर 5 पुलिस फोर्सेस आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आती है, जो टाइम टू टाइम रिक्रूट करती है बच्चों को। जो होती है BSF, CISF, CRPF एंड ITBP। ये सारी जो है हमारे यहाँ, ये हमारे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है। जो BSF होती है ये हमारी बॉर्डर बॉर्डर गार्डिंग, जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के काम आती है। CISF जो हमारी जितनी भी हमारे एयरपोर्ट्स है उसके लिए काम आती है। CRPF जो भी हमारे बेसिक यू स्टेट्स एंड यूटी है उनमें होती है। एंड इंडो जो हमारे बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें ITBP हमारी जो होती है सेंट्रल आर्म फोर्सेस, वो वहाँ पर होती है। अब जो SSB होते हैं, सशस्त्र सीमा बल, ये हमारी बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स होती है। ये भी हमारी बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स होती है। असम राइफल्स जो होती हैं ये 46 जवान्स की बटालियन होती है। ये एसोसिएट कर कमांड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप होता है। ठीक है। अब हमारी NSG क्या होती है। NSG एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स होती है। ठीक है। ये स्पेशल बनाई जाती है। इनके बेसिकली 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, एक होता है स्पेशल रेंजर्स ग्रुप्स होते हैं। ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं स्टेट्स की भी, और ये सारे पर्सनल डेपुटेशन से आए जाते हैं। जैसे आप लोग इंडियन आर्मी में लगा है, आप इन्हीं से रिक्रूट होकर NSG वगैरह इन सब में जाते हैं। अब जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस होती हैं और सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है उसमें क्या डिफरेंस है। हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसमें बेसिकली क्या होता है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है डिफेंस फोर्सेस। एक होती है हमारी इंडियन आर्मी, एक होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स, एक होती है इंडियन नेवी, और एक होती है इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। ये 4 हमारी जो होती है इंडियन आर्म फोर्सेस होती है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कौन सी होती है, जो हमने साथ डिस्कस करी। असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड सशस्त्र सेना बल यानी SSB हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हो गए। अब असिस्टेंट कमांडर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि CAPF में असिस्टेंट कमांडर बनते हैं। तो उसके लिए आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो। हाइट मतलब मेल्स और फीमेल्स की हाइट में डिफरेंस। आपको एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है जिसमें आपका शॉर्ट पुट होता है, लॉन्ग जंप होती है, 800 मीटर की रेस होती है, 100 मीटर की एक रेस होती है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। मेल के लिए 16 सेकेंड, फीमेल के लिए 18 सेकेंड्स। ठीक है। मैं रेस में भी ऐसा होता है, मेल्स के लिए 3 मिनट्स होती है, फीमेल के लिए 4 मिनट्स होती है। ये सब चीज़ें हमारे असिस्टेंट कमांडर में काम आती हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहला आपके इसमें 3 लेवल्स होते हैं। पहला आपका पेपर होता है, रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपका एक जनरल एबिलिटी या फिर रीजनिंग का टेस्ट कह लीजिए, आपका 125 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं 250 मार्क्स के। फिर आपका रिटन पेपर होता है जो सीधा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसपे आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मिलेंगे। ठीक है। दूसरा आता है आपका फिजिकल टेस्ट, जैसे अभी हमने बात करी रेस होगी। ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है 150 नंबर का। तो टोटल ओवरऑल 600 मार्क्स का ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस का टाइप है, जिसमें आपको 600 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और एक रिटन टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए। सबॉर्डिनेट ऑफिसर बनने के लिए अगर आप
सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको एसएससी सीपीओ के थ्रू आप बन सकते हैं, ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करके। ठीक है, इसकी एज लिमिट भी 20 से 25 साल होती है। मेल इसमें भी हाइट चाहिए होती है मेल की 170, फीमेल की 157। चेस्ट चाहिए होते हैं मेल की 81 से 86, फीमेल की नहीं। इसमें भी 100 मीटर की रेस होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होती है। ये सारी चीज़ें भी आपकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनने के लिए आपको ये फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। इन सब के लिए आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस और ये सब करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको देनी पड़ेगी अगर आपको सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनना है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इसका होता है पहले टियर 1 होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपकी मैथ्स और इंग्लिश आती है। ये ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है 200 मार्क्स का। फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट करना होता है। फिर आपका टियर 2 होता है 200 मार्क्स का, जो कि ऑनलाइन होता है, उसमें आपका इंग्लिश आता है। और फिर एक लास्ट है मेडिकल टेस्ट होता है आपका। ठीक है, अब कांस्टेबल जीडी बनने के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए आपका जो है एज लिमिट 18 to 23 होनी चाहिए, आपने 10th पास करनी होनी चाहिए। मेल्स की हाइट चाहिए 170, फीमेल की चाहिए 162.5। चेस्ट चाहिए मेल की 80 to 85, फीमेल की नॉट रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको रेस करनी होती है मेल को 5 किलोमीटर्स की 24 मिनट्स में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर की 8 मिनट 30 सेकेंड में। और जो आंखों का डिस्टेंस, मतलब आपकी आईसाइट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपको पहला पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स एंड इंग्लिश, हिंदी ये आपको देना पड़ेगा। ये आपका ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होता है। फिर आपको एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बात करी कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपको रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जाम। फिर इसमें ऐसा कोई इंटरव्यू या फिर कोई सेकंड इंग्लिश का पेपर नहीं होता है। इसमें फिर सीधा मेडिकल टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं करियर प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस। अब आप पार्लियामेंट्री फोर्सेस में अपना करियर कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, अब आगे चल सुनते हैं। इसमें एनुअल लीव कितनी होती है? और पार्लियामेंट्री सोल्जर्स ग्रांटेड, इसमें आपको 60 दिन की ईयरली लीव मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिकल लीव्स मिलती है, कैजुअल लीव मिल सकती हैं। ये सारी लीव्स जो होती है आपकी पेड लीव होती है, ये जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस ज्वाइन करता है। डिस्काउंट, आप जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स होते हैं उनको राशन पे डिस्काउंट मिलता है, जितनी भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं उस पर डिस्काउंट मिलता है। आर्मी कैंटीन से वो सामान ले सकते हैं। रेलवे टिकट्स में उनको, आर्मी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग लाइफ पेंशन मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्लियामेंट्री फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे रैंक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस में। अब इसमें रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप जूनियर लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बनेंगे कांस्टेबल, फिर सीनियर पुलिस कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर आप जाके इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड कमांडेंट, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। ये सारी रैंक स्ट्रक्चर होते हैं। जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल, और जो लोएस्ट पोस्ट होती है वो होती है आपकी कांस्टेबल। तो आपको एटलीस्ट, अगर आप बिल्कुल बेसिक जूनियर लेवल से स्टार्ट करें कांस्टेबल से, तो आपको डीजी तक पहुंचने के लिए आपको 14 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप सीपीओ का एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से लगता है तो आपको डीजी तक जाने में एटलीस्ट 10 स्टेप लगेंगे। अब कॉन्स क्या है? आप अगर आप पार्लियामेंट्री फोर्सेस में काम करते हैं तो क्या क्या उसके डिसबेनिफिट है वो होते थे। रैंक इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एज, मतलब अगर आपसे कोई जूनियर, आपसे उम्र में छोटा कोई हायर पोस्ट पे लग गया तो वो एक आपकी एक कौन हो गया। आप इसमें क्विट नहीं कर सकते। एक रिगोरस लाइफस्टाइल होता है, मतलब आपको बहुत टाइट शेड्यूल होता है, रेगुलर एक्सरसाइज, अलर्ट ड्यूटी होती है, आप अपने परिवार और फैमिली फ्रेंड से दूर रहते हैं। ये सब इसके कॉन्स होते हैं अगर आप पार्लियामेंट्री फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड होता है? अगर आप इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम एज है 18 to 25। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फीमेल्स ज्वाइन कर सकती हैं। अब यस, हमारी जो इंडियन फीमेल्स है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है सीआरपीएफ में। अगर आप कांस्टेबल की बात करें तो उसकी सैलरी रहती है मंथली 15,000 से लेके 60,000 तक की। इसमें हेड कांस्टेबल की रहेगी
हेड कांस्टेबल की भी सेम रहती है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी सेम रहती है। अब जब हम सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर की बढ़ जाती है 20। सब इंस्पेक्टर की 27 से लेके 1 लाख तक जाती है। इंस्पेक्टर की भी सेम रहती है। और डेप्यूटी, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है। और डीजी की बात करें तो उनकी 2-2.5 लाख रुपए महीना एक फिक्स सैलरी होती है। और एस डी जी सब स्पेशल डायरेक्टर की भी 2 से 2.30 तक के बीच में उनकी सैलरी रहती है। अब प्रमोशंस की बात करें, ठीक है, अगर आप आईजीपी हैं तो आपको 3 साल की सर्विस के बाद आपका प्रमोशन था, आप डीआईजीपी बन जाएंगे। डीआईजीपी से बनने के बाद आपको 3 साल के बाद फिर प्रमोशन मिल जाएगा तो कमांडेंट। कमांडेंट के बाद आपको 5 साल सर्व करना पड़ेगा, फिर आप सेकेंड इन कमांडेंट बनेंगे। सेकेंड इन कमांडेंट में आपको 5 साल सर्व करना पड़ेगा अपनी ड्यूटी को, तब आप 10 साल में जाके कहीं आपको डेप्यूटी कमांडेंट बनाया जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको सारा पहले में पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल।